हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। चलिए अपना ध्यान में रखें, अपने घर वालों का ध्यान में रखें और पूर्ण सतर्कता बरतिए। ऑल राइट, आज का वीडियो चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट्स, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त और आप सभी ने इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इसी कारण जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2000 सब्सक्राइबर 2K सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। हालांकि हमें बहुत आगे तक जाना है क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें बच्चों। वीडियो चालू करें। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। क्या है टॉपिक बच्चों? एकल झिरी फ्राउनहोफर विवर्तन। इसे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, एकल झिरी विवर्तन भी बोलते हैं या एकल द्वारक विवर्तन भी बोलते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? एकल झिरी का मतलब क्या हुआ? सिंगल स्लिट, सिंगल स्लीट। ठीक है, और फ्राउनहोफर विवर्तन तो ये ऐसा ही हो जाएगा, फ्राउनहोफर और विवर्तन को मैंने आपको कल बताया था, डिफ्रैक्शन बोलते हैं ना। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमें क्या डिस्कस करना है? तो ये फ्राउनहोफर विवर्तन तो हमने कल पढ़ ही लिया था, डायग्राम मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया था। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम कारण पढ़ने वाले हैं कि क्यों किसी बिंदु पर उच्चिष्ट की प्राप्ति होती है, चमकीली फ्रिंज की प्राप्ति होती है, और क्यों किसी बिंदु पर निम्नष्ट अर्थात काली फ्रिंज की प्राप्ति होती है, ये हम पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको कहा था कि एक चीज़ और मैं समझाऊंगा कि इसमें जो काली फ्रिंज बनती है ना, अदीप्त फ्रिंज जो बनती है, उसकी तीव्रता जो है वह हर जगह अलग अलग होती है। इसका मतलब ये है कि उसकी तीव्रता शून्य नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसमें थोड़ा बहुत पार्ट रह जाता है, क्यों नहीं होती वो भी अपन आज डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो डायग्राम हमने कल बनाया था ना बच्चों, उस डायग्राम को आप अच्छे से वापस से रीड्रॉ कर लीजिए। चलिए मैं भी वापस से बना देता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको वो डायग्राम वैसा का वैसा ही रीड्रॉ करना है। तो बनाते हैं डायग्राम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? आंसर है एक लेंस ले लेना है। ये एक लेंस लिया मैंने, उत्तल लेंस, और ऐसा कुछ बनाया है ना। ये इसका प्रकाशिक केंद्र मान लीजिए, और यहाँ पर कोई बिंदु प्रकाश स्रोत है। वो बिंदु प्रकाश स्रोत कहाँ पर है? आंसर है इस लेंस L1, उत्तल लेंस L1 के फोकस बिंदु पर। इस लेंस का फोकस बिंदु है ये, यहाँ पर वो प्रकाश स्रोत रखा हुआ है, और उस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें ऐसी जा रही हैं। ठीक है, और जो प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरती हैं वह अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं बच्चों? समांतर हो जाती है। तो ये ऐसे जाएंगी, मुख्य अक्ष के ये क्या हो चुकी हैं? अब समांतर हो चुकी हैं। फिर यहां पर हमें क्या बनाना है? एक स्लीट बना देनी है, द्वारक जिसे हम कहते हैं। ये एक द्वारक मैंने बना दिया। ठीक है, ये द्वारक हमने बनाया, और ये प्रकाश की किरणें यहाँ तक पहुँच भी रही होंगी, है ना। और समांतर प्रकाश की किरणें हैं, तो ये जो द्वारक बनने वाला है, ये द्वारक कौन सा होना चाहिए बच्चों? समतल, सॉरी द्वारक नहीं, ये जो तरंगाग्र होना चाहिए वो कैसा तरंगाग्र होना चाहिए? आंसर है समतल तरंगाग्र होना चाहिए। ठीक है, इसे मैं W लिख देता हूँ, और ये W द्वारक तरंगाग्र कैसा है? समतल तरंगाग्र है ना। लास्ट टाइम भी हमने यही लिखा था, समतल तरंगाग्र। ठीक है, चलिए फिर ये जो द्वारक है, इस द्वारक की चौड़ाई कितनी है? आंसर है स्मॉल a। कितनी है बच्चों? स्मॉल a। इस द्वारक को अगर मैं नाम दूं तो मैं इस द्वारक को नाम देता हूं AB। ठीक है, ये जो द्वारक है इसे हमने क्या नाम दिया? AB द्वारक नाम दे दिया। डन। डायग्राम को अच्छे से बनाना है, ये बात ध्यान में रखना। बाद में चाहे मेरे को ये डायग्राम मिटाना बन जाए, हालांकि मैं इसे मिटाऊंगा नहीं, इसी से समझाने की कोशिश करूं। फिर क्या होगा? प्रकाश की किरण को आगे की ओर लेकर जाओ, विवर्तन को भी दर्शाना है हमें। तो यहाँ से
कुछ प्रकाश की किरणें तो ऐसी भी जाएंगी और कुछ थीटा एंगल से क्या हो जाएंगी, विवर्तित भी होंगी। ठीक है, चलिए तो ये ऐसी गई। समतल तरंगाग्र अभी भी वैसा का वैसा ही है। ठीक है, आप डैश 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 भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर क्या करना है, यहां पर एक लेंस बना दो, लेंस बनाना ही पड़ता है हमें, है ना। ये वापस से एक उत्तल लेंस है L2। ठीक, प्रकाश की किरणें इस पे आएंगी और ऐसा मानना है। ठीक, आई और क्या होगा, यहाँ पर जो पर्दा होगा उसके ऊपर फ्रिंज की प्राप्ति होगी। किस तरीके से, तो जो प्रकाश के केंद्र से गुजरेगी वो तो सीधी, ये फोकस पे ही मानिएगा, ये पर्दा कहाँ पर है, इसके फोकस पर स्थित है। ठीक है, और ये ऐसे जाएगी यूं। ठीक, तो यहां पर इस बिंदु के ऊपर आपको केंद्रीय उच्चिष्ट की प्राप्ति होगी, ये तो फिक्स है। तो मैं बोलता हूं ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे तो केंद्रीय उच्चिष्ट बनती ही है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं, बनाने की जगह अपन लिख देते हैं ये केंद्रीय उच्चिष्ट है। ठीक, P पॉइंट पे बनेगा। फिर कुछ प्रकाश की किरणें जो हैं वो विवर्तित होंगी, विवर्तित होंगी तो फिर ऐसा भी जाएंगी, ऐसा, है ना। ये एंगल कितना, आंसर है थीटा। ठीक, फिर जो नीचे के भाग से अपवर्तित होंगी, लेंस से अपवर्तित होंगी, वो कहाँ की ओर, ऊपर की ओर मुड़ेंगी, और जो ऊपर से अपवर्तित होंगी वो नीचे की ओर मुड़ेंगी। तो हमें ये बोलना ये ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन थोड़ा सा नीचे की ओर गई, यूं मान लीजिए। ये इसे पूरा ऐसा जाना था, ये थोड़ा सा, एक मिनट रुके। यहां मान लेते हैं और ये यहां मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा ये करने गई, डन। चलिए, इसे तो लगभग लगभग अपन ने सीधा ही बना रखा है, लगभग में। ठीक, फिर यहां पर कोई पॉइंट है P डैश, जहां पर कोई अन्य फ्रिंज बन रही होगी। वो फ्रिंज दीप्त भी हो सकती थी, चमकीली भी हो सकती थी, और वो फ्रिंज अदीप्त मतलब काली भी हो सकती थी। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से किरणें जो है वो आ रही हैं। समान कला में आ रही हैं तो फिर हम बोलेंगे कि क्या होगा, चमकीली बन जाएगी। अगर विपरीत कला में आएंगी तो फिर अदीप्त का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, अब ए बी तो इन पॉइंट को नाम दे दिया, इस वाले पॉइंट को क्या नाम देंगे, लेट्स सपोज कीजिए मैं इसको ओ नाम दे देता हूं। ठीक है, ध्यान में रखना, ये जो P डैश पॉइंट है वो केंद्रीय दीप्त से कितनी दूरी पर है, आंसर है y डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पर है, y पर, ध्यान में रखिएगा। ठीक, स्लीट से ये वाली दूरी जो है वो मैं मान लेता हूं d, है ना, बनाने के लिए। ओके, डन हो गया ये। बस इतना डायग्राम आप अच्छे से थोड़ा तैयार कर लें, ये डायग्राम आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, बना लोगे ना ये। चलिए, ये समतल तरंगाग्र जो है ये आपतित है, आपतित समतल तरंगाग्र है, और ये वाला विवर्तित है, विवर्तित समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। ठीक, और क्या हम कर सकते हैं इसमें, हाँ, ये प्रकाश स्रोत है। इस प्रकाश स्रोत को आप नाम दे दीजिए, लेट सपोज कीजिए हम इसे नाम दे देते हैं x। x एक क्या है, मूल प्रकाश स्रोत है। ठीक है, डन हुआ ये। तो इस तरीके से आप काम करेंगे, डायग्राम बना लो। मैं एक बार वीडियो देख लूँ कि ये वीडियो रनिंग में है या नहीं है। एक मिनट रुके। ओके, इट इज़ रनिंग।
हाँ, अब देखो थ्योरी कैसे लिखनी है। थ्योरी का बेस, ज़्यादा थ्योरी मत लिखना पहली बात तो। कुछ 5-6 लाइनों के अंदर हम थ्योरी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे शुरुआत में बेस बनाने के लिए। तो हमने क्या करना है कि थ्योरी लिख रहा हूँ मैं बच्चों, ध्यान में रखना। तो हमने बोला कि माना x एक बिंदु प्रकाश स्रोत है जो लेंस L1 के फोकस पर स्थित है। ऐसा ही तो था, फोकस बिंदु पर स्थित है। डन। चलिए फिर इस लेंस L1 से जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, है ना, अपवर्तित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात कौन सा तरंगाग्र मिलता है? समतल तरंगाग्र मिलता है। L1 लेंस से पारगमित तरंगाग्र कैसा है? समतल तरंगाग्र है। समतल तरंगाग्र WW' है, जो स्लीट या द्वारक AB पर आपतित होता है। द्वारक से विवर्तन के पश्चात, विवर्तन के पश्चात पुनः इसे QQ' मान लीजिए। ये जो तरंगाग्र है इसे QQ' मान लिया। पुनः QQ' विवर्तित समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। ठीक है। एवं जब यह लेंस L2 से पारगमित होता है, पारगमित होता है, तब L2 लेंस से पारगमित करवा रहे हैं तो पर्दे पर हमें क्या मिल रही है? फ्रिंजें प्राप्त हो रही है। तब पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप की फ्रिंजें प्राप्त होती है। थ्योरी कंप्लीट। इससे ज़्यादा थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अपना काम डन हो गया, अपन ने सारी चीज़ों को बता दिया। ठीक। विवर्तन के लिए आप एक लाइन ध्यान में रख लीजिएगा कि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है वो इसकी कोटि के तुल्य होनी चाहिए। किसके? द्वारक की कोटि के या द्वारक के आकार के तुल्य होने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हो गया डन ये। चलिए अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें इसका डेरिवेशन करना है कि P' पॉइंट पे कौन सी क्या कहते हैं फ्रिंज प्राप्त होगी, दीप्त बनेगी या फिर अदीप्त बनेगी। ठीक है, इसकी हमें क्या करनी है? एक डेरिवेशन करनी है। हालांकि वो डेरिवेशन कम है, थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा है, समझने वाला पार्ट ज़्यादा है। चलिए तो काम करना चालू करें। हटा दूँ इसे। ओके, अब इस चीज़ के लिए थ्योरी उतार लीजिएगा बच्चों। अब जो हम करने वाले हैं इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम और बनाना है। वो डायग्राम मैं बहुत बार चेंज करूंगा, लेकिन आपको एक बार ही वो डायग्राम बनाना है। वो कौन सा डायग्राम है वो समझिए। मैं नीचे बना देता हूं डायग्राम। आपको क्या करना है? यहां पर ऐसा बनाना है। ये स्लीट बनाओगे आप। ठीक है, ये स्लीट दिखाई दे रही है, स्लीट बनाओगे आप। इस स्लीट के ऊपर प्रकाश की किरणें ऐसी आनी चाहिए।
3 प्रकाश की किरणें लेकर के आए, ठीक। और वास्तविकता में ये क्या है, तरंगाग्र है। फिर कुछ को तो सीधी लेकर के जाओ, जो तीनों आ रही हैं वो सीधी भी जाएंगी, और एक बहुत कम एंगल से उनका विवर्तन भी आपको दर्शाना है। वो एंगल कौन सा है, थीटा, ठीक है। ये एंगल कितना है, थीटा है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं इस बिंदु से लंब डालता हूं, ठीक, तो फिर ये इस वाली किरण के ऊपर, यहां से लेकर यहां तक, है ना, इस वाली, ये पथांतर होगा डेल एक्स, पथांतर, डन है। और ये द्वारक है, ये द्वारक है, ठीक। और ये पथांतर है इतना। ऐसा ही तो निकालते हैं, लास्ट टाइम में भी हमने ऐसे ही किया था कि इस पॉइंट से सामने वाली पे हमने क्या डाल दिया था, लंब डाल दिया था, तो ये जो गैप आया था वो हमारे लिए क्या आया था, पथांतर आया था, ठीक है। और वो पथांतर हमने कितना निकाला था बच्चों, a sin थीटा, आपको याद आ रहा होगा ना, ये एक त्रिभुज बन रहा है यू ऐसा, और जब हम इस त्रिभुज के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला लंब जो कि है a, ठीक है, ये वाला कोण थीटा, ये यहाँ पर थीटा लिख लीजिएगा, ठीक। तो इसके सामने वाला लंब है ना। तो फिर जब हम लंब को बात करते हैं, लंब जो है डेल एक्स, तो हमने लिखा साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, डेल एक्स जो पथांतर है, बटे कर्ण क्या है, a, ठीक। तो डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, a साइन थीटा होगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किरणों के मध्य पथांतर जो है वास्तविकता में a साइन थीटा है, और वो पथांतर जैसे चेंज होगा वैसे ही हम आगे काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये डायग्राम आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। मैं इसे अच्छे से बना दूं, ऊपर बना देता हूं, फिर आप उतार लीजिएगा, फिर मैं मिटा दूंगा, उसी से काम करूंगा। तो ऐसा कुछ बनाएं आप, ऐसा 3 किरणें लेकर के आए, फिर सीधी लेकर के जाएं और एक अल्प कोण का निर्माण करें, ठीक है। और ये एंगल आपको कितना लिखना है, थीटा लिखना है। फिर क्या करना है, इस पॉइंट से आपको लंब डालना है इस पे, इस वाले पर जो ऊपर की ओर जा रही है, ठीक। और यहाँ पे बताएं कि ये a है, ये ध्यान में रखना, ये स्लीट जो है ना, ये पूरी ये AB ही है, AB, ठीक। और इसका ये जो मध्य बिंदु है वो O है, ये यहाँ पर A बिंदु और यहाँ पर B है। चलिए, फिर आप क्या करें, यहाँ पर दर्शाएं कि यहाँ पर भी एक एंगल जो है वो थीटा ही है। इतना काम कर दीजिएगा बस, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना है, डन, समतल तरंगांतर। चलिए, अब हम काम करते हैं, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उच्चिष्ट बनती है और कैसे निम्निष्ट बनती है। डन। अब देखो, हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये बताना है कि P पॉइंट के ऊपर केंद्रीय उच्चिष्ट ही क्यों बने। उच्चिष्ट बनने का एक ही कारण है, क्या भाई, जितनी भी किरणें उस P पॉइंट तक पहुंच रही हैं वो सारी की सारी किरणें नहीं, तरंगे, वो सारी की सारी समान कला में अध्यारोपित हो रही हैं। समान कला में अध्यारोपित होने के कारण हमेशा संपोषी व्यतिकरण और फलस्वरूप एक दीप्त फ्रिंज का निर्माण, ठीक है। समान कला में अध्यारोपण से क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण होगा तो दीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा, ठीक है। ये बात तो ये ध्यान रखना कि P पॉइंट पे कारण क्या है ना। अब और फिर हमें क्या देखना पड़ेगा इस चीज को, चलो एक बार के लिए मैं लिख के देता हूं। हमने क्या लिखना है कि एकल स्लीट विवर्तन में पर्दे के केंद्र P पर उच्चिष्ट की प्राप्ति होती है। उच्चिष्ट की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि विवर्तन के पश्चात
तरंगें P बिंदु पर समान कला में क्या होती है बच्चों? अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है। फलस्वरूप संपोषी व्यतिकरण होता है। एवं उच्छिष्ट की प्राप्ति होती है। उच्छिष्ट की प्राप्ति होती है जिसकी तीव्रता सर्वाधिक होती है, जिसकी तीव्रता क्या होती है बच्चों? सर्वाधिक होती है। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब हमें काम करना है किसके ऊपर? P डैश के ऊपर। यहां से मेन रामायण जो है वो चालू होने वाली है। ठीक है, चलो तो काम करते हैं P डैश बिंदु के लिए कि P डैश बिंदु पर कौन सी फ्रिंज बनेगी। ठीक है, चलिए तो काम करें। चलिए तो निम्निष्ट की प्राप्ति हेतु P डैश बिंदु पर निम्निष्ट मतलब अदीप्त फ्रिंज, निम्निष्ट फ्रिंज के निर्माण हेतु। ओके, लाइट चली गई है तो थोड़ी सी ब्राइटनेस में कमी आएगी। हाँ, क्या हो रहा है वो देखिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि अगर निम्निष्ट का निर्माण हो रहा है बच्चों, तो हमें क्या करना है? ये जो स्लीट है ना, इस स्लीट को डिवाइड करना पड़ेगा। कितने भागों में? 2 भागों में। तो ये यहाँ पर इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसे कैसे समझना है, ये एक अलग से पॉइंट हम समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम काम करना चालू करते हैं। इसको मेरे को वैसे मिटाना पड़ेगा, मैं लिखता हूँ कि यदि P डैश बिंदु पर प्रथम निम्निष्ट का निर्माण होता है तो स्लीट AB को 2 बराबर भागों में विभाजित कर इसे समझा जा सकता है। ठीक है, अब समझो बच्चों, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होगा वो समझिए। डायग्राम तो आपने बना ही दिया, अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा खराब करने वाला हूं। क्या होगा बच्चों? ठीक, ओके, मैं इस नीचे वाले को ही चेंज करता हूं। समझना भी इस चीज को कि हमारे पास में ये स्लीट है ना, और यहां पर कोई पर्दा मान लो। ठीक है, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं अब आपको। ये ऐसे प्रकाश की किरणें आई। आपने स्लिट को कितने भाग में डिवाइड किया? आंसर है 2 बराबर भागों में। 2 बराबर भागों में मतलब ये ए बी था और यहां पर O पॉइंट और बीच में ले लिया। ठीक है, तो यहां पर समझना ये तरंगाग्र आ रहा है, समतल तरंगाग्र। ठीक, अब इस समतल तरंगाग्र को आपने 2 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया। देखा जाए तो तरंगाग्र का एक भाग तो हो गया OA या AO और एक भाग हो गया OB। ठीक है, अब ये जब तरंगाग्र यहां पर आया तो समझना तरंगाग्र में कितने प्रकाश स्रोत हो सकते हैं? आंसर है अनगिनत हो सकते हैं, है ना। ये एक स्लिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक प्रकाश स्रोत है। बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि विवर्तन में सिर्फ एक ही प्रकाश स्रोत होता है। नहीं बच्चों, विवर्तन में एक प्रकाश स्रोत नहीं होता, एक द्वारक होता है।
ठीक है। और इस द्वारक में अनगिनत प्रकाश स्रोत हो सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर तरंगाग्र आ रहा है उस द्वारक पर, ठीक है। और तरंगाग्र आ रहा है तो तरंगाग्र में बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं और प्रत्येक बिंदु एक नवीन प्रकाश स्रोत की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। ठीक है ये बात। अब क्या हो रहा है वो समझना। ये P बिंदु, यहां पर P डैश मान लिया, ठीक। अब क्या हो रहा है, इस A और O के बीच में बहुत सारे प्रकाश स्रोत होंगे, है ना। लेट सपोज करो एक प्रकाश स्रोत यहां पर है और उतना ही मैं O से थोड़ा सा नीचे की ओर गया तो एक प्रकाश स्रोत मेरे को इतना मिला। ये प्रकाश स्रोत और ये प्रकाश स्रोत से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं, उन प्रकाशों से क्या निकलती हैं? द्वितीयक तरंगाओं के मध्य का पथांतर λ/2 था। कितना था? λ/2, ठीक है। इससे और इससे निकलने वाले प्रकाश के बीच में पथांतर कितना? λ/2, ठीक है। λ/2 पथांतर होने के कारण कौन सा व्यतिकरण हुआ? आंसर है विनाशी व्यतिकरण हुआ। विनाशी व्यतिकरण हुआ तो इन दोनों प्रकाश स्रोत से वहां पर क्या बनेगी? अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा, काली फ्रिंज बनेगी। अब वापस से एक प्रकाश स्रोत कर लिया, अब नीचे उतना का उतना एक और नीचे चलो, ऐसे ही दूसरे भाग में भी नीचे की ओर चलो, उतना का उतना। वापस से इन दोनों से निकलने वाली तरंगों के बीच में पथांतर कितना? आंसर है वापस से λ/2, ठीक। वापस से पथांतर λ/2 है तो वहां पर अदीप्त बनी। फिर वापस से उतना का उतना नीचे चलो, ठीक। वापस से जो किरणें निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, वो λ/2 पथांतर के साथ में गई और वापस से विनाशी व्यतिकरण और अदीप्त फ्रिंज, ठीक। ऐसा हमें पता चला कि A और O के बीच में जितने भी प्रकाश स्रोत हैं उनसे निकलने वाली तरंगिकाओं के लिए O से B के मध्य में उपस्थित ऐसे प्रकाश स्रोत होंगे जिनसे निकलने वाली तरंगिकाओं का पथांतर कितना बैठेगा? λ/2 बैठेगा। और हर बार क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। विनाशी व्यतिकरण होगा तो अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। हम इसे कैसे कहेंगे कि AO के मध्य उपस्थित प्रकाश स्रोत के लिए दूसरे भाग OB में ऐसे प्रकाश स्रोत होंगे जिनसे निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य का पथांतर जो है वो कितना होगा? λ/2 होगा। एवं विनाशी व्यतिकरण के फलस्वरूप P डैश पर क्या होंगी? अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा, ठीक है। कुल मिलाकर के ये वाले प्रकाश स्रोत इन वाले प्रकाश स्रोत को क्या कर दे रहे हैं? खत्म कर दे रहे हैं। इन दोनों के बीच में कितना? λ/2 का। इन दोनों के बीच में कितना? λ/2 का। तो टोटल पथांतर कितना हो गया? आंसर है लैम्डा का। ये बात ध्यान में रखना। टोटल पथांतर की अगर बात की जाए A और B के मध्य की तो वो कितनी है? लैम्डा है। लेकिन अगर A और O के बीच की देखी जाए तो वो कितनी है? λ/2। आधे में डिवाइड किया था ना। बात समझ रहे हो मेरी? तो ध्यान में रखिएगा कि जब हम पहली कौन सी निम्निष्ठ की बात कर रहे हैं? पहली की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो हमने कितने भागों में डिवाइड किया? 2 भागों में। कि पहली निम्निष्ठ को निर्माण हो रहा है तो फिर स्लिट को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। इससे प्रथम भाग में उपस्थित प्रकाश स्रोत हेतु द्वितीय भाग में ऐसे प्रकाश स्रोत होंगे जिनसे निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं, ये वर्ड ध्यान में रख लीजिएगा। यहां पर तरंगाग्र आ रहा है, तरंगाग्र में जो प्रकाश स्रोत होंगे वो क्या उत्सर्जित करते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करते हैं। जिनसे उत्सर्जित तरंगिकाएं भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिनसे उत्सर्जित तरंगिकाओं के मध्य का पथांतर λ/2 होगा। फलस्वरूप P डैश बिंदु पर विनाशी व्यतिकरण होगा एवं अदीप्त फ्रिंज का या काले फ्रिंज का निर्माण होगा, ठीक है। पता चला? पहली काली फ्रिंज का निर्माण होगा, है ना। ये समझ में आया? तो ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। चलिए, तो अब इसे लिखना कैसा है? और पथांतर का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कितना बच्चों? A sin थीटा, है ना। अब हम यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे भाई। ठीक, हाँ, किया जा सकता है। जिससे प्रथम भाग में उपस्थित
प्रकाश स्रोतों हेतु द्वितीय भाग में ऐसे प्रकाश स्रोत होंगे जिनसे उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य पथांतर λ/2 होने से विनाशी व्यतिकरण होगा एवं P' बिंदु पर प्रथम अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा। ठीक है, अतः अपथांतर क्या बच्चों, a sin θ1 लिख देता हूं मैं। ठीक है, पहले के लिए θ1 कोण, सभी दीप्त के लिए क्या होगा, अलग अलग कोण होगा, है ना। सब ऊंचाई पे बनती जाएंगी, पहली θ1 पे है, दूसरी θ2 ऊंचाई पे, तीसरी θ3 ऊंचाई पे बनेगी शायद। ठीक है, तो a sin θ1 बराबर क्या, या a sin θ भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बराबर क्या बच्चों, तो आंसर है λ/2 ऊपर का, λ/2 नीचे का। टोटल पथांतर a और b के बीच में कितना देखा गया, लैम्डा देखा गया, तो हमने लिखा लैम्डा। ठीक है, तो sin θ1 बराबर कितना, ये मिटाऊं, तो sin θ1 बराबर कितना बच्चों, sin θ1 बराबर कितना, लैम्डा डिवाइडेड बाय a। फिर θ1 के अल्पमान हेतु क्या होगा, sin θ1 को सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जा सकता है, θ1 बराबर क्या बच्चों, लैम्डा बाई a। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि वो जो कोण है θ1 का मान, अगर इस θ1 का मान अगर λ/a होगा तो उस P' बिंदु पर किसका निर्माण होगा बच्चों, आंसर है अदीप्त, पहली अदीप्त का निर्माण होगा। ठीक है, ये बात ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारे लिए समीकरण नंबर 1। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ पहली अदीप्त की बात की। पहली अदीप्त को समझने के लिए हमने इसे कितने भागों में डिवाइड किया, 2 बराबर भागों में। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके लिए, दूसरी अदीप्त के लिए। किसके लिए बच्चों, दूसरी अदीप्त के लिए। हटा दूं मैं इसे, ओके। मेरे साथ में काम करते जाना बच्चों। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, दूसरी अगर अदीप्त बनेगी तो ये जो स्लिट है इसे अब 2 भागों की जगह बच्चों हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 4 भागों में डिवाइड करेंगे। कैसे देखो, तो हमने बोला 4 बराबर भागों में, है ना। ऐसा ये 4 बराबर भाग मान लिए, 1 2 3 और 4। अब क्या होगा वो समझना, ये ऊपर वाले 2 भाग दिख रहे हैं, ऊपर वाले 2 भाग, है ना। इस वाले भाग से निकलने वाली तरंग और इस वाले भाग से निकलने वाली तरंग के मध्य अगर पथांतर कितना हो, λ/2, तो विनाशी व्यतिकरण होगा और अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा। ठीक, ऐसे ही इस वाले भाग से निकलने वाली, तीसरे भाग से निकलने वाली तरंग और चौथे भाग से निकलने वाली तरंग के मध्य अगर वापस से पथांतर कितना हो, λ/2 हो, तो वापस से क्या होगा आंसर, विनाशी व्यतिकरण और अदीप्त फ्रिंज का निर्माण। टोटल पथांतर कितना होगा, तो हमने बोला एक भाग में λ/2, दूसरे भाग में λ/2, तीसरे भाग में λ/2 और चौथे भाग में λ/2। λ/2 को कितनी बार जोड़ा, 4 बार जोड़ोगे। 4 बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा।
ठीक है, वापस से समझो। हम बोलते हैं कि प्रथम एवं द्वितीय भाग में उपस्थित प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगिकाओं के मध्य पथांतर कितना, λ/2, जिसके कारण क्या हुआ, विनाशी व्यतिकरण और अदीप्त फ्रिंज का निर्माण। डन हो गया। तो इन दोनों का टोटल कितना, ऊपर वाले का λ/2, नीचे वाले का λ/2, तो इन दोनों का टोटल हो गया लैम्डा, है ना। अब नीचे वाले में आओ, और नीचे तीसरे एवं चौथे भाग में उपस्थित प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली तरंगिकाओं के मध्य पथांतर λ/2 होने के कारण विनाशी व्यतिकरण से अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। वापस से इस वाले तीसरे भाग का λ/2, चौथे भाग का λ/2 बनाएगा कितना, आंसर है कितना बच्चों, लैम्डा। तो टोटल कितना हो गया, 2 लैम्डा हो गया। ठीक, ये बात ध्यान में रखना, एक भाग दूसरे भाग को नष्ट कर रहा है, फिर वापस से एक भाग दूसरे भाग को नष्ट कर रहा है अदीप्त फ्रिंज। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, तो अब इतनी थ्योरी लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें अब क्या लिखना है, P' बिंदु पर समझना द्वितीय अदीप्त फ्रिंज के निर्माण हेतु स्लीट AB को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। अतः डायरेक्ट लिखो, अब पथांतर क्या, आंसर है A sin θ2 लिखा जाएगा, बराबर कितना कितना बताया था मैंने, लैम्डा और लैम्डा 2 लैम्डा बताया था ना, तो इस बार लिखेंगे 2 लैम्डा। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या, sin θ2 बराबर 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय A। फिर अल्पमान हेतु किसके, θ2 के, तो फिर क्या होगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय A। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। डन हो गया। तो पहली अदीप्त के लिए भी हमने काम कर लिया, दूसरी अदीप्त के लिए भी काम कर लिया। पहली अदीप्त में λ/A, दूसरी में 2 लग गया, तीसरी होती तो 3 λ/A। तीसरी में क्या करते, कितने भागों में डिवाइड करते, 6 बराबर भागों में डिवाइड करते, तो फिर क्या होता, 3 लैम्डा आ जाता। फिर चौथी अदीप्त के लिए क्या करते हैं, हम बोलते कि 8 बराबर भागों में डिवाइड कर, तो सम संख्याओं में डिवाइड करते जाओ, जस्ट दुगनी सम संख्याओं में डिवाइड करते जाओ। तो हमने बोला स्लीट को 8 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो पथांतर कितना, 4 लैम्डा हो जाएगा, है ना। तो फिर उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हमने बोला θ4 बराबर 4 λ/A हो जाएगा चौथी के लिए। तो अगर nवीं अदीप्त बन रही होती तो जो है वही बार बार गुणा होता जा रहा है, पहली के लिए 1 गुणा, दूसरी के लिए 2 गुणा हो रहा है, तो nवीं के लिए यहाँ पर n आ जाएगा, n λ/A आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि यहां पर अदीप्त फ्रिंज के लिए, है ना बच्चों, n लैम्डा का कॉन्सेप्ट चलता है पथांतर में, n लैम्डा का कहां पर, विवर्तन में, उल्टा चलता है व्यतिकरण से, है ना, फाइनली जब देखते हैं तो। चलिए, तो इसको उतारो एक बार के लिए, मैं वीडियो देख लेता हूं, फिर लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट लाइन है। हो गया, चलिए, तो इस चीज को बहुत अच्छे से सलीके से उतारिएगा बच्चों, है ना, क्योंकि नंबर किसके मिलते हैं, सलीके से उतारने के ही मिलते हैं। ठीक है, अब मेरे पास में तो जगह कम है, इसलिए मेरे को ऐसा काम करना पड़ा, अदरवाइज ऐसा काम मैं कभी नहीं करता। डन हुआ, ओके। अब तो समीकरण 1 और 2 आ चुका है। अब हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि
यदि P डैश बिंदु पर nth अदीप्त का निर्माण हो तो A साइन थीटा, और एन वी के लिए थीटा लिख दिया, बराबर में क्या बच्चों, एन लैम्डा। पहली है तो 1 आ जाएगा, दूसरी है तो 2 आ जाएगा, तीसरी है तो 3 आ जाएगा। तो साइन थीटा एन बराबर कितना, एन लैम्डा डिवाइडेड बाय ए। फिर थीटा एन के अल्प मानों हेतु क्या करोगे बच्चों, थीटा एन बराबर कितना लिखना है, एन लैम्डा डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि साइन थीटा को सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जा सकता है, थीटा लिखा जा सकता है। ये हो गया किसके लिए कंडीशन, अदीप्त के लिए, ठीक है। यही अदीप्त के लिए क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये समीकरण नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए, ठीक है। अब इसे हम डायरेक्ट काम करेंगे, हो गया डन। चलिए अब इसके बाद में क्या होगा बच्चों, इसके बाद में हम ये समझेंगे, क्या समझेंगे कि अगर उसी P डैश पर, है ना, अदीप्त तो देख लिया, अब दीप्त देखते हैं। अगर P डैश पर क्या बन रही होती, दीप्त फ्रिंज का निर्माण हो रहा होता। किसका निर्माण होता, दीप्त का निर्माण हो रहा था। तो ये उतारो एक बार के लिए, इसको उतार लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख ली अपन ने। ओके, तो अगर P डैश पर अदीप्त का निर्माण हो रहा होता, ये जो डायग्राम अब मैं बना रहा हूं यहाँ पर समझाने के लिए, ये आपको अब नहीं बनाने हैं, ठीक है। वो जो एक बार बना लिया वो बना लिया। यहां पर हमने सम संख्याओं में डिवाइड किया है, जैसे दुगुना सम संख्या में। अब हम विषम संख्या में डिवाइड करेंगे अगर हमें दीप्त फ्रिंज का निर्माण करना है तो, ठीक है। कौन सी संख्याओं में, विषम संख्याओं में डिवाइड करेंगे इसी स्लीट को। कैसे वो समझिए, पहले तो P डैश पर, नेक्स्ट पार्ट आ गया अब इसका, दीप्त फ्रिंज के निर्माण हेतु, ठीक है। दीप्त फ्रिंज का निर्माण पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, ये जो स्लीट है ना AB, इसको हमने अब 3 बराबर भागों में डिवाइड करना है। यदि यहां पर पहली दीप्त बन रही है तो क्या होगा वो समझिए। ये आया ये पर्दा, ठीक। इसे कितने भागों में डिवाइड किया, तो ये तो 1 भाग हो गया, ये दूसरा और नीचे तीसरा हो जाएगा। 1, 2 और 3 भाग हो गए। इनको मैं नाम देता हूं, ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक। क्या होगा, A और C के बीच में जितने भी प्रकाश स्रोत हैं उनके लिए C और D के मध्य ऐसे प्रकाश स्रोत होंगे जिनसे निकलने वाली तरंगिकाओं के मध्य का पथांतर कितना, λ/2, और वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, विनाशी व्यतिकरण के फलस्वरूप नष्ट कर देंगे। तो ये A से लेकर D तक के जितने भी प्रकाश स्रोत हैं ये तो खत्म हो गए, इनकी तो रामायण खत्म हो गई। अब बच गए क्या, D से लेकर B तक के प्रकाश स्रोत के लिए। ये बेचारे किससे नष्ट हो, नीचे तो कोई है ही नहीं, ठीक है। किससे नष्ट होंगे, नहीं हो पाएंगे भाई। तो ये प्रकाश स्रोत जो है वो ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं, ठीक है। इन प्रकाश स्रोतों के कारण यहां पर अब देखो प्रकाश स्रोतों की संख्या कम हो गई है ना। पहले ए से टोटल प्रकाश स्रोत A से लेकर B तक बहुत ज्यादा थे, लेकिन A से लेकर D तक के प्रकाश स्रोतों ने तो एक दूसरे की तरंगिकाओं को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो अब से प्रकाश स्रोत इफेक्टिव कौन से रहे, D से लेकर B तक वाले। इनसे निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण के कारण यहाँ पर क्या होगा, दीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा। चूंकि यहाँ पर उपस्थित प्रकाश स्रोतों की संख्या बहुत कम हो गई है, इसलिए यहाँ पर बनने वाली जो दीप्त होगी ना उसकी तीव्रता कम होगी, ठीक है। संख्या कम होगी ना प्रकाश स्रोतों की, ये तो नष्ट कर चुके हैं एक दूसरे को। बेचारा इतना सा भाग ही बना, इतना सा भाग कितनी दीप्त देगा, कितना चमकीलापन पैदा करेगा। तो आंसर है यहाँ पे जो चमक उत्पन्न होती है ना, जो दीप्त का निर्माण होता है उसकी तीव्रता बहुत कम होती है। मैंने शायद लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था I0 डिवाइडेड बाई 22, ठीक है। इतनी कम हो जाती है, प्रारंभ की तुलना में 1/22 भाग हो जाती है, तो हमें वो पता भी नहीं चलती है, ठीक है। तो कितने भागों में डिवाइड करना है, 3 बराबर भागों में। अब टोटल पथांतर कितना हो जाएगा, तो A से लेकर C तक λ/2, C से लेकर D तक λ/2,
फिर डी से लेकर बी तक λ/2, तो टोटल पथांतर कितना, आंसर है 3 λ/2, λ/2 का विषम गुणज, ध्यान में रखना। और 3 से चालू हो रहा है, 2n+1 यूज करना पड़ेगा हमें, है ना। तो चलिए क्या करेंगे, तो हमने लिखा यदि P' बिंदु पर प्रथम दीप्त का निर्माण होता है तो इसे स्लिट AB को 3 बराबर भागों में विभाजित कर समझा जा सकता है, समझा जा सकता है, ठीक है। प्रथम 2 भाग में उपस्थित प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगिकाएं विपरीत कला में, λ/2 को अब हम क्या बोलेंगे, विपरीत कला बोल देते हैं, विपरीत कला में एक दूसरे से अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती हैं तथा विनाशी व्यतिकरण करती है, व्यतिकरण करती है, ठीक है। जबकि तीसरे भाग में उपस्थित तरंगिकाएं एक दूसरे से, उपस्थित स्रोत, गलत लिख दिया, तीसरे भाग में उपस्थित प्रकाश स्रोत, उपस्थित प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगिकाओं के कारण P' बिंदु पर चमकीली फ्रिंज का निर्माण होता है, ठीक है। अतः क्या भाई, A sin θ1 बराबर क्या बच्चों, 3 λ/2, ये तो होगा, ये तो बताया 3 λ/2 आएगा। चलिए अब यहाँ पर θ1 तो अपन ने पहले भी यूज किया था, तो यहाँ पर मैं इसे θ1 डैश लिख देता हूँ ताकि अलग हो जाए, दीप्त के लिए और अदीप्त के लिए अलग हो जाए, ठीक है। फिर साइन θ1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, 3 λ डिवाइडेड बाई 2 तो है ही, ए का और डिवाइड लग जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a हो गया। चलिए फिर θ डैश के अल्पमान हेतु, θ डैश के कौन से मान हेतु, अल्पमान हेतु, ठीक है। ये दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, क्या हो जाएगा, θ1 डैश बराबर क्या, 3 λ डिवाइडेड बाय 2a। ये समीकरण नंबर क्या लिख दो, 4 लिख दीजिएगा। 3 λ डिवाइडेड बाय 2a है ये भाई, है ना, ये लिख दीजिएगा। डन। तो ये किसके लिए किया इतना सारा अपन ने, पहली दीप्त के लिए किया जिसकी तीव्रता क्या है, बहुत कम है,
ठीक है, इसे उतारो एक बार के लिए, मैं वीडियो देख लेता हूँ कहीं रुक तो नहीं गया, नहीं तो 2 बार बनाना पड़ जाता है वीडियो। ओके चलो चल रहा है, तो हो गया। तो ये कुल मिलाकर के पहली के लिए हुआ, पहली दीप्त के लिए हुआ। अब अगर उसी बिंदु पर P डैश के ऊपर दूसरी दीप्त होती तो क्या होता बच्चों? सोचो कितने भागों में डिवाइड करते? पहली बार 3 में किया, अब 5 में करते, है ना। कैसे वो समझिए, ये तो उतार ही लिया होगा, मिटा दो। अब हम इतनी बड़ी रामायण नहीं लिखेंगे, बस डायरेक्ट लिखेंगे कि 5 भागों में डिवाइड करते हैं। ये सिर्फ पहले भाग को समझाने के लिए इतना काम करना पड़ता है, थ्योरी को लिखना पड़ता है। हाँ भाई, तो लिखे अब। चलिए, तो हमने क्या लिखा? P डैश पर द्वितीय दीप्त फ्रिंज की प्राप्ति हेतु स्लीट AB को पांच बराबर भागों में बांटा जा सकता है। देखो अब क्या होगा बच्चों, ये स्लीट हमारी है ना, और यहाँ पे पर्दा, तो पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, चौथा भाग ये, और पांचवा भाग ये। ठीक है, क्या होगा? पहले और दूसरे से λ/2 के पथांतर के साथ में आएंगी, विनाशी व्यतिकरण होगा, खत्म हो गया, तो इनका टोटल तो लैम्डा बैठा। फिर तीसरे और चौथे से जो तरंगिकाएं निकलेंगी वो विनाशी व्यतिकरण करेंगी और खत्म कर देंगी, तो ये भी टोटल 3 और 4 का लैम्डा बैठा। लेकिन ये पांचवा बेचारा किसके साथ में अध्यारोपित हो? तो बोलता है ये खुद की तरंगिकाएं जो है वो खुद से अध्यारोपित होती हैं। तो ये एक ऐसा बच गया जिसके लिए λ/2 का पथांतर दूसरे में नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसमें उपस्थित जितने प्रकाश होते हैं उनसे उत्सर्जित तरंगिकाओं के कारण यहाँ पर क्या बनती है? दीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। अब गौर करो बच्चों, इतने प्रकाश स्रोत तो खराब हो गए बेचारा, इतने जो प्रकाश स्रोत थे इनसे जो तरंगिकाएं निकल रही थी उन्हीं तरंगिकाओं के कारण बना। दिमाग में इतना तो है ना कि ये जो प्रकाश स्रोतों की संख्या वो कम हो गई, प्रकाश स्रोतों की संख्या कम हो गई, तो फिर वो जो बनेगी द्वितीयक फ्रिंज जो बनेगी वहां पर, उच्चिष्ट जो फ्रिंज बनेगी उसकी तीव्रता क्या होगी? बहुत ज्यादा कम होगी। केंद्रीय उच्चिष्ट सबसे ज्यादा तीव्र, उसकी तीव्रता ज्यादा होती है। फिर पहली उच्चिष्ट की उससे कम हो गई, और जो दूसरी उच्चिष्ट बनी उसकी तो तीव्रता बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। वो I0 डिवाइडेड बाय कुछ किताबों में 62 लिखा हुआ है या फिर कुछ किताबों में 61 भी लिखा हुआ है, तो I0 डिवाइडेड बाय 61 या 62 होता है। ठीक है, तो बहुत कम हो गई वो, तो फिर हमें दिखने से रही, इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि हम नग्न आंखों से तो उसे प्रेक्षित नहीं कर पाते या देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते। तो 5 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अतः क्या होगा बच्चों? A sin θ2 और डैश लगा देता हूँ, बराबर क्या बच्चों? 5 λ डिवाइडेड बाई 2, लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा, और ये λ/2 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 लैम्डा हो जाएगा। 2.5 लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? 5/2। ठीक है, तो 5/2 लैम्डा। तो फिर sin θ2 डैश बराबर कितना बच्चों? 5 लैम्डा डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर a और लग जाएगा, तो इसको मैं तरीके से लिख दूँ 5/2 a हो गया। तो θ2 डैश बराबर कितना? 5/2 λ/a। ठीक, आपको पता चल रहा होगा λ/2a का विषम गुणज चल रहा है यहाँ पर।
है ना, ऐसा ही चल रहा है। तो हमने बोला अगर एनवी दीप्त बनती तो क्या करते, तो हमने बोला यदि इसी प्रकार P डैश पर एनवी दीप्त का निर्माण हो तो क्या होगा, थीटा एन और डैश और 5 को क्या लिखेंगे 2n+1, है ना, 2n+1 लिखे। क्यों भाई 2n+1 क्यों लिखा, -1 क्यों लिखा? मैं बोल रहा हूँ n का मान 1 से चालू करो यहाँ, है ना। n का मान अगर 1 से चालू करेंगे तो पहली के लिए कितना 1 रखो तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और पहली के लिए 3/2 ही चाहिए था। ठीक है, चलिए फिर दूसरी के लिए यहाँ पर 5 चाहिए, कैसे आएगा, तो n का मान कितना रखो 2 रखो, तो 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया। तीसरी के लिए हम 7 बराबर भागों में बांटेंगे तो 7 आना चाहिए था, देखो 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, पता चला। तो जहाँ लिख दीजिएगा, जहाँ n बराबर क्या 1, 2, 3 ... ऐसा चलने वाला है ना। तो इस तरीके से ये काम होगा बच्चों, पता चला दीप्त फ्रिंज के लिए कैसे काम होगा। डन हुआ। तो ये चीज़ निकालनी थी, ये इम्पॉर्टेंट थी, यही पूछा जाता है। चलिए ये हो चुका, डेरिवेशन कंप्लीट है। इतना ही पूछा जाता है कि आपको व्याख्या करनी है कि किस प्रकार पी बिंदु पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों का निर्माण होता है, या एकल स्लिट फ्राउनहोफर विवर्तन को समझाइए, तब आपको ये पूरा काम करना पड़ता है। अब क्वेश्चन क्या है वो समझिए, मैंने आपको बताया था, ये तो हो चुका है ना। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, हालांकि ये पूछा जाता नहीं है, लेकिन हम अंतर में लिखेंगे, विवर्तन और व्यतिकरण के अंतर में लिखेंगे। वो क्या है कि ये जो अदीप्त फ्रिंज अगर यहाँ पर बनती है, उसकी तीव्रता पूर्णतः 0 नहीं होती। क्यों नहीं होती, तो वो थोड़ा समझने लायक बात है बच्चों। अदीप्त के लिए मैंने 2 बराबर भागों में डिवाइड किया था, फिर 4 बराबर भागों में, फिर 6 बराबर भागों में, है ना। ये डिपेंड करता है कि कौन सी अदीप्त बन रही है। अब समझना इस चीज को। तो यहां पर ये कुछ ऐसा केस है कि जब पहली अदीप्त की बात करते हैं P डैश पर, तो हम बोलते हैं कि इससे और इससे निकलने वाली तरंगें λ/2 पृथांतर के साथ में खत्म कर देंगे। फिर इससे और इससे निकलने वाली तरंगें λ/2 पृथांतर के साथ में खत्म कर देंगे। फिर ऐसे ही इससे और इससे निकलने वाली तरंगें λ/2 पथांतर के साथ में एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ये तो ठीक बात है, विनाशी व्यतिकरण हुआ और खत्म हो गई। लेकिन कोई जरूरी है कि हमेशा इससे निकलने वाली तरंगिका इससे निकलने वाली तरंगिका के साथ में अध्यारोपित हो? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं था। ठीक है, वो शायद इससे और इससे भी कर सकती थी, किसी से भी कर सकती थी भैया, है ना। ऐसे 2 इधर ले लिए, 2 इधर ले लिए। ठीक, तो मैं बोल रहा हूं इसका तो पहला और इसका दूसरा अगर व्यतिकरण करते, अध्यारोपित होते, व्यतिकरण नहीं अध्यारोपित होते, पहला और इसका दूसरा, तो फिर λ/2 का पथांतर तो होता ही नहीं, कुछ और दूसरा पथांतर होता। दूसरा पथांतर होता तो विनाशी व्यतिकरण तो नहीं होता। ठीक है, कोई दूसरा तीव्रता का कम तीव्रता की फ्रिंज बनती है। तो यहां पर ऐसा है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर बार प्रकाश स्रोत λ/2 के पथांतर के साथ में क्या करें, एक दूसरे से अध्यारोपित हो। यह भी संभव है कि ये प्रकाश स्रोत और दूसरे प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगिकाओं के बीच में पथांतर λ/2 से चेंज हो, किसी का कम किसी का ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये संभव था कि यहां पर, है ना, थोड़ी बहुत चमकीली फ्रिंज बननी चाहिए थी। लेकिन क्या भाई यहां पर केस ऐसा होता है कि अधिकांश तरंगिकाएं λ/2 पथांतर से क्या करती हैं, अध्यारोपित होती है, इसलिए यहां पे कालापन प्रभावी हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि अधिकांश λ/2 पथांतर के साथ में क्या कर रही हैं, एक दूसरे से अध्यारोपित हो रही हैं, इस कारण काली बनती है। लेकिन कुछ एक ऐसी भी है जिनके मध्य पथांतर λ/2 नहीं होता, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर काली फ्रिंज की तीव्रता पूर्णतः 0 प्राप्त नहीं होती, प्रॉपर काली नहीं होती वो, है ना। ये बात ध्यान रखना, उसकी तीव्रता 0 नहीं होती, जबकि व्यतिकरण में तीव्रता क्या होती है काली फ्रिंज की, 0 होती है। विवर्तन में काली फ्रिंज की तीव्रता 0 नहीं होती। बात समझ में आई क्या? ये वापस से बोल रहा हूँ, समझो बच्चों। हम बोल रहे हैं अधिकांशतः तरंगिकाएं एक दूसरे से λ/2 पथांतर के साथ में अध्यारोपित होती हैं, जिससे वहां पर अदीप्त फ्रिंज का निर्माण हो रहा होता है।
लेकिन कुछ तरंगिकाएं ऐसी भी होती हैं जिनकी तरंगिकाओं के मध्य का पथांतर λ/2 नहीं होता। उनके अध्यारोपण से यहाँ पर जब काली फ्रिंज का निर्माण होता है तो उस काली फ्रिंज की तीव्रता पूर्णतः शून्य नहीं आ पाती है। ठीक है, यही कारण है कि यहाँ पर काली फ्रिंज की तीव्रता कभी पूर्णतः शून्य नहीं होती, क्योंकि विवर्तन में जो अध्यारोपण है वो किसी भी पथांतर के साथ में हो सकता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये पूछा नहीं जाता, लेकिन ये सिर्फ समझा रहा हूँ कि हमेशा λ/2 नहीं होता, कुछ एक तरंगिकाओं के लिए वो λ/2 से चेंज भी हो जाता है। इस कारण यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो बनती है फ्रिंज वो पूर्णतः काली नहीं बनती है, उसकी तीव्रता पूर्णतः 0 नहीं होती। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये एक अंतर है बहुत ज़्यादा। दूसरा, आपको कोई पूछे कि विवर्तन के अंदर कितने प्रकाश स्रोत होते हैं तो आप क्या बोलोगे? एक? नहीं बच्चों, प्रकाश स्रोत एक नहीं, द्वारक एक है। ठीक है, द्वारक कितना है? एक है। उस द्वारक में अनगिनत प्रकाश स्रोत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि समतल तरंगाग्र उसके ऊपर आ रहा था, या कोई भी तरंगाग्र उसके ऊपर आ रहा था, और तरंगाग्र में जितने बिंदु उतने ही प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो बहुत सारे प्रकाश स्रोत होंगे, और उन बहुत सारे प्रकाश स्रोत से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी वो द्वितीयक तरंगिकाओं का अध्यारोपण होगा, और अध्यारोपण के फलस्वरूप वृत्तीकरण होता है। ठीक है, तो वापस से समझिए, इसमें दो तरंगों के बीच में नहीं होता अध्यारोपण, इसमें द्वितीयक तरंगिकाएं, विभिन्न प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण के कारण क्या होता है? व्यतिकरण प्राप्त होता है। ठीक है, ये अंतर है। वहां पे सिर्फ दो तरंगों के बीच में क्या हो रहा था? अध्यारोपण हो रहा था, जो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत से निकल रही थी। ठीक है, यहाँ पर तो बहुत सारी तरंगिकाएं हैं, दो नहीं है, बहुत सारी हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आज के लिए इनफ है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? ये जो यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट बन रही है, इसकी चौड़ाई कितनी है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।